हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोस सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है गर्ल विद अ बास्केट, तो इस लेसन का अध्ययन करेंगे। यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट की दृष्टि से ये लेसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो रेगुलर एवरी ईयर आते रहते हैं। तो इसको बगैर वीडियो को स्किप किए हुए आप वॉच करेंगे तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और जो भी व्यूवर्स चैनल पे अभी नए हैं, जो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज़ के अलावा इस चैनल पे आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी क्यूरीज है, वो भी मिलेंगे। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, यानी 2021 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा 12 क्लास का, तो उसमें भी किस प्रकार से आपको 100 में 90 मार्क्स लाने हैं या 90 से एबव, तो उसकी सारी जो प्रक्रिया है वो इसमें बताई जाएगी। तो ये हेल्पफुल है आपके लिए, ये आप इसको वॉच करें। आइए इस लेसन का आरंभ करते हैं। तो एक्चुअली इस लेसन का नाम है गर्ल विद अ बास्केट, अर्थात एक टोकरी वाली एक बालिका, जिसको लिखा है विलियम सी डगलस ने। तो इस लेसन की जो मीनिंग है वो अगर आपको ना आती हो, कि हमने पहले भी बताया कि किसी भी लेसन का एक्सप्लेनेशन या उसको हिंदी समझने के लिए वर्ड मीनिंग आना चाहिए। तो मीनिंग अगर नहीं आती है तो आप कमेंट में लिखें, हम ज़रूर बताएंगे। और अगर आती है तो मीनिंग उसकी आप देख लें। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। एक्चुअली इस लेसन को W.C. डगलस ने लिखा है, विलियम सी डगलस ने। तो विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया ये लेसन, जो कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, और एक बार 1950 में यानी 1950 में उन्होंने भारत की यात्रा की। तो भारत उस समय स्वतंत्र हो चुका था और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो चुका था। उसी दौरान रेलगाड़ी से यात्रा करते हुए उनका सामना एक भारतीय लड़के से होता है, जिसकी आयु मात्र 9 वर्ष की थी और जिसकी स्थिति भी दयनीय थी, परंतु वो लड़की आत्मसम्मान और स्वाभिमान से भरी थी, जिसका वर्णन W.C. डगलस ने इस स्टोरी ए गर्ल विद द बास्केट में किया है। तो आइए इसको आरंभ करते हैं। ये लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। तो लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, तो मैंने छोड़ा। आई हैड लेफ्ट का मतलब मैं छोड़ चुका था नई दिल्ली को। न्यू दिल्ली का मतलब नई दिल्ली को। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय, अर्थात हिमालय जाने के लिए मैंने नई दिल्ली छोड़ दिया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली। एज फार एज बरेली का मतलब जैसे कि दूर बरेली। तो आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, अर्थात जैसा कि मैं दूर बरेली ट्रेन के द्वारा और तब रानीखेत को कार के द्वारा जा रहा था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड। लोकेटेड का मतलब होता है स्थित होना। ऑन ए 6000 फुट रिज। रिज मतलब ऊंचाई, अपोजिट मतलब सामने। 120 माइल्स का मतलब 120 मील। स्टेच मतलब फैला हुआ। ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय का मतलब बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत। तो इन लाइनों में जो राइटर है वो बोल रहा है कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, अर्थात एक अंग्रेजी सेना का पुरानी सैनिक छावनी। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन का मतलब एक अंग्रेजी सेना का पुरानी सैनिक छावनी। 120 मील विस्तार, ठीक है, 120 माइल। स्ट्रेच का मतलब 120 मील विस्तार। स्ट्रेच का मतलब होता है विस्तार या फैलाव। तो 120 मील विस्तार के बर्फ से ढके हिमालय के ठीक सामने 6000 फुट यानी 6000 फुट का मतलब 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। इसको फिर से देखते हैं। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयस, अर्थात एक अंग्रेजी सेना का पुरानी सैनिक छावनी 120 मील विस्तार के बर्फ से ढके हुए हिमालय के ठीक सामने 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। आगे देखते हैं। द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड ऑल द वे स्टेशन। तो ट्रेन वॉज स्लो का मतलब वो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी। एंड इट स्टॉप्ड, और वो रुकती थी, ऑल द वे स्टेशन, रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक स्टॉप पर, अर्थात वो धीमी गति से चलने वाली गाड़ी थी और रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी।
एट एरी स्टॉप आई स्वंग ओपन। स्वंग ओपन का मतलब होता है झटके से खोल देना। स्वंग ओपन का मतलब होता है झटके से खोल देना। तो आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, अर्थात मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा झटके से खोल देता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर चलने लगता था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपुल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, पैरिस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। तो द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड का मतलब जो प्लेटफॉर्म था वो भरा हुआ था। विथ पीपल मतलब लोगों से। अब जो लोग थे वो कौन थे? सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर्स का मतलब सैनिक थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, पोर्टर्स का मतलब कुली थे, भिखारी थे, और हॉकर्स, हॉकर्स का मतलब होता है आवाज़ लगाकर बेचने वाले। तो इन लोगों से जो प्लेटफॉर्म था वो भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट। तो बेयर फुट का मतलब जो होता है फ्रेंड्स वो होता है नंगे पाँव। एवरी वन वॉज बेयर फुट, BAREFOOT। बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पाँव। तो ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट एंड ड्रेस्ड इन वाइट लूज गारमेंट्स। तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पाँव था, एंड ड्रेस्ड और पहने हुए थे, इन वाइट लूज गारमेंट्स, यानी वाइट का मतलब सफ़ेद, लूज का मतलब ढीला, गारमेंट्स का मतलब कपड़ा। तो प्रत्येक व्यक्ति नंगे पाँव था और सभी जो है वो सफ़ेद रंग के ढीले वस्त्र को धारण किए हुए थे। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पाँव और सफ़ेद रंग के ढीले वस्त्र को पहने हुए थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपुल, कम से कम हम 3 लोगों से पूछेंगे। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, इससे पहले कि हम उस व्यक्ति तक पहुँचें जो कि इंग्लिश बोलता हो। अर्थात मैं कम से कम 3 लोगों से पूछूंगा तब मुझे एक अंग्रेज़ी बोलने वाला मिल पाता था। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपुल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, अर्थात मैं कम से कम 3 लोगों से पूछूंगा। आई वुड आस्क का मतलब पूछूंगा, तब मुझे एक अंग्रेज़ी बोलने वाला मिल पाता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम बातें करेंगे सांसारिक विषयों पर। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, टॉपिक का मतलब बिंदु, द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन की प्रकाशित हुए समाचार पर। अर्थात हम लोग सांसारिक विषयों और उस दिन समाचार में प्रकाशित प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करेंगे। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, अर्थात हम लोग सांसारिक विषयों पर और उस दिन समाचार में प्रकाशित प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करेंगे। इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट, हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पे ट्राइंग टू गेट का मतलब जानने का प्रयास। अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, तो ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन का मतलब होता है कि राष्ट्र की भावना। तो अर्थात इस प्रकार से हम उस राष्ट्र की भावना को जानने का प्रयास कर रहे थे। तो किस राष्ट्र की? यानी भारत की। तो इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार से मैं महसूस करने का प्रयास कर रहा था उस राष्ट्र की भावना का। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, चेकिंग का मतलब निरीक्षण करना, ओपिनियन का मतलब विचारधारा, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध, ऑफिशियल एटीट्यूड्स का मतलब सरकारी दृष्टिकोण, एंड रिपोर्ट्स का मतलब सूचनाएं। तो इन लाइनों का मतलब ये हुआ कि निरीक्षण कर रहा था, चेकिंग का मतलब निरीक्षण कर रहा था उस विचार की, ओपिनियन का मतलब उस विचार की जो सरकारी दृष्टिकोण और सूचनाओं के विरुद्ध थे। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स का मतलब जो सरकारी दृष्टिकोण और सूचनाओं के विरुद्ध थे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। द रूट ले, अर्थात रूट का मतलब होता है रास्ता और ले का मतलब जाता था। थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट, तो थ्रू का मतलब से, वन ऑफ द रिचेस्ट का मतलब रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरिया, अर्थात यहाँ पे जो राइटर वो बोलना चाह रहा है कि वो रास्ता भारत के सबसे संपन्न, रिचेस्ट का मतलब सबसे संपन्न, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, एरियाज़ का मतलब क्षेत्र, अर्थात वो रास्ता भारत के सबसे संपन्न कृषि क्षेत्रों में से एक से होकर गुजरता था। थ्रू का मतलब होकर। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, तो प्लेन का मतलब मैदान होता है, अपर गंगा रिवर का मतलब गंगा नदी का ऊपरी भाग। 1000 फीट एबव सी लेवल, यानी समुद्र तल से 1000 फुट की ऊंचाई पर। बट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जो होगा वो उष्णकटिबंधीय होगा।
बट ट्रॉपिकल आप देख रहे होंगे, तो ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, और उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है जहाँ पे गर्मी और बारिश दोनों होती हो, जहाँ पे गर्मी भी होती है ठीक ठाक और बारिश भी होती है, तो उसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। तो दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, अर्थात ये गंगा नदी का ऊपरी समतल मैदान था जो कि समुद्र से 1000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, तो ब्राउन का मतलब होता है भूरा और सिल्ट का मतलब बालू या रेत। तो गंगा वाज ब्राउन सिल्ट का मतलब जो गंगा थी वो भूरे रेत वाली थी उस समय, जिस समय ये राइटर जो है वो ट्रैवल कर रहा था। स्वेलन विथ फ्लड वाटर्स, अर्थात स्वेलन का मतलब होता है उफन रही थी, विथ फ्लड वाटर्स का मतलब बाढ़ के पानी से, तो बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो, ये ऊपर चढ़कर बहती थी। ओवरफ्लो का मतलब होता है ऊपर बहना। इनंडेटिंग, इनंडेटिंग का मतलब होता है ढांक लेना। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, तो थाउजेंड्स ऑफ एकर्स का मतलब हज़ारों एकड़, ऑफ राइस का मतलब यहाँ पे राइस नहीं बल्कि राइस का मतलब होता है कि चावल का खेत। तो इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, अर्थात इसका ऊपर चढ़कर बहना हज़ारों एकड़ चावल की फसलों को ढक रहा था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, टू द, यहाँ पे देख रहे होंगे लास्ट में जो है थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस टू द, इसको मिला के पढ़ना है हमें। टू द नॉर्थ, टू द नॉर्थ का मतलब होता है कि उत्तर की ओर। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, अर्थात उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। तो यहाँ पे पहले मीनिंग देख लें कि ग्रेट एक्सपेंसेस, ग्रेट एक्सपेंसेस का मतलब होता है अत्यधिक विस्तार। ग्रेट का मतलब अत्यधिक यहाँ पे होगा, एक्सपेंसेस का मतलब विस्तार। ग्रास का मतलब घास होता है, हायर देन ए मैन सेड यानी एक आदमी के सर से ऊंची, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब होता है कि कहीं कहीं, क्लम्प ऑफ ट्रीज का मतलब पेड़ों का झुंड। तो इन लाइनों में जो राइटर है वो ये बोल रहा है कि मनुष्य के सर से ऊंची घासों का एक विस्तार था, जैसे कि वृक्षों के समूहों को छोड़कर लगातार फैले हुए थे। एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर होता है। तो फिर से इसको देखते हैं। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, अर्थात मनुष्य के सर से ऊंची घासों का एक विस्तार था जो कि वृक्षों के समूहों को छोड़कर लगातार फैले हुए थे। द होम ऑफ टाइगर्स, यानी टाइगर्स का घर, एलिफेंट्स और एलिफेंट्स का, पैथन्स यानी पैथन्स का, एंड कोबरास और कोबर्स का। तो जो घर थे वो जो वहाँ पे जिन जंतुओं का निवास था उनके बारे में बोला राइटर कि द होम ऑफ टाइगर्स एलिफेंट्स पैथन्स एंड कोबरास, अर्थात जो कि टाइगर के, हाथियों के, पैथन के और विषैले कोबरास के घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हारिजन। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब हुआ कि हर जगह। एवरीवेयर एल्स, एल्स का मतलब होता है फ्रेंड्स अन्य या दूसरा। तो एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है समतल, लैंड का मतलब मैदान, रनिंग यानी रनिंग मतलब दौड़ रहा था, टू द हॉरिजन, हॉरिजन का मतलब होता है क्षितिज। क्षितिज का मतलब हुआ कि एक ऐसी जगह प्रतीत होती है जैसे लगता है कि वहाँ पे आसमान गिर रहा हो, तो उस स्थान को बोलते हैं हॉरिजन। तो एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, अर्थात अन्य प्रत्येक जगह समतल भूमि क्षितिज तक फैली हुई थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द स्केयर्ड बनियान ट्री आर बाय राज ऑफ पाकर ट्रीज। तो बनियान ट्री का मतलब हुआ, स्केयर्ड बनियान ट्री का मतलब पवित्र बरगद का वृक्ष, आर बाई राज ऑफ पाकर ट्रीज, यह पकड़ के पेड़ों की कतारें हैं। तो इन लाइनों में जो राइटर है वो ये कहना चाह रहा है कि अन्य प्रत्येक जगह समतल भूमि क्षितिज तक फैली हुई थी, लेकिन बट डॉटेड, अर्थात लेकिन बिंदु की तरह, डॉटेड का मतलब बिंदु, यहाँ और वहाँ, हियर एंड देयर का मतलब यहाँ एंड वहाँ, यहाँ और वहाँ, पवित्र बरगद के पेड़ों के द्वारा अथवा पकड़ के पेड़ों की कतारों के द्वारा। इसको फिर से देखते हैं। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द
स्केल्ड बनियान ट्री आर बाई रॉज ऑफ पाकर ट्रीज। तो अन्य प्रत्येक जगह समतल भूमि क्षितिज तक फैली हुई थी, लेकिन बिंदु की तरह यहाँ और वहाँ पवित्र बरगद के पेड़ों के द्वारा अथवा पक्कड़ के पेड़ों की कतारों के द्वारा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, शेप्ड लाइक एल्म्स। आप देख रहे होंगे शेप्ड लाइक एल्म्स। शेप्ड का मतलब आकार, लाइक एल्म्स का एल्म जो है वो एक प्रकार का वृक्ष होता है। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। तो थिक का मतलब मोटा, ट्विस्टेड का मतलब तना, ट्विस्टेड का मतलब मुड़ा होना, और ट्रंक का मतलब होता है तना। तो शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स का मतलब एल्म्स पेड़ की तरह आकार ली हुई और जिनके तने मोटे और मुड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, अर्थात ह्यूमिड का मतलब होता है, ह्यूमिड एयर का मतलब होता है गर्म हवा, ठीक है। और इन फ्रंट मूविंग इन का मतलब अंदर आ रही थी, फ्रॉम द साउथ वेस्ट। फ्रॉम द साउथ वेस्ट का मतलब होता है कि दक्षिण पश्चिम से। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि दक्षिण पश्चिम से की ओर से गर्म नमी युक्त हवा चल रही थी। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग का मतलब गर्म नमी युक्त हवा चल रही थी इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, अर्थात दक्षिण पश्चिम से। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। हॉट ह्यूमिड एयर वाज ह्यूमिड इन फ्रॉम द हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, अर्थात दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म नमी युक्त हवा चल रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज। मंकीज सम ऑफ देम विद मदर्स, मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंजिंग टू देम। क्लिंजिंग का मतलब होता है चिपकाए हुए, टू देम उनको, एंड राइडिंग अंडरनीथ। राइडिंग अंडरनीथ का मतलब नीचे चल रहे थे या दौड़ रहे थे। तो मंकीज सम ऑफ देम मदर्स यानी बंदर, उनमें से कुछ माताएं यानी बंदरियाँ, विद बेबीज़ बच्चों के साथ, क्लिंजिंग जो अपने बच्चों को बेबीज़ क्लिंजिंग का मतलब बच्चों को चिपकाए हुए थी, टू देम उनको, एंड राइडिंग अंडरनीथ का मतलब नीचे चल रही थी। तो इसका इस प्रकार से ट्रांसलेशन होगा कि बंदर जिसमें कुछ माताएं अर्थात बंदरियाँ बच्चों के साथ उनको चिपकाए हुए थीं और वो नीचे सवारी कर रहे थे। राइडिंग का मतलब सवारी करना या चलना। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। स्वंग ऑफ ट्रीज का मतलब पेड़ से लटके हुए थे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्विंग ऑफ ट्रीज का मतलब पेड़ से लटके हुए। स्विंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड का मतलब भोजन की तलाश में स्टेशन पर वृक्षों से कूद पड़े। स्विंग ऑफ का मतलब होता है, एक तो स्टार्ट में आपने देखा होगा स्विंग तो मतलब झटका देना होता है, स्विंग का मतलब होता है जल्दी से। तो स्विंग ऑफ ट्रीज का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि पेड़ों से कूद पड़े, ठीक है। एट द स्टेशन माने स्टेशन पर, लुकिंग फॉर फूड माने लुकिंग फॉर फूड यानी भोजन की तलाश में। तो भोजन की तलाश में स्टेशन पर वृक्षों से कूद पड़े। फिर से देखते हैं, स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, अर्थात भोजन की तलाश में स्टेशन पर वृक्षों से कूद पड़े। द विलेजेस वी पास्ट, इन उन गाँव से हम गुजरे, हैड वॉल्स दीवारें थीं, मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ। तो यहाँ पे मेड ऑफ मड का मतलब मिट्टी से बनी हुई, मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग। काउ डंग का मतलब गाय का गोबर, वाटर का मतलब पानी। तो जिसमें मिला हुआ था यानी उन मट्टी में जिससे दीवारें बनी थी उनमें पानी और गाय के गोबर को मिला के मट्टी से भी दीवारें बनी थी। तो द विलेजेस वी पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउस डंग का मतलब ये हुआ कि जिन गांव से हम गुजरे उन घरों की दीवारें मिट्टी, पानी तथा गाय के गोबर से बनी हुई थीं। देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड। पीक्ड का मतलब होता है ऊंचाई। तो देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड का मतलब ये हुआ कि थैच्ड का मतलब होता है छप्पर होना, तो उनके ऊपर की छतें छप्पर की थीं। पीठ का मतलब होता है एकदम जो ऊंचाई पे हो, अर्थात छप्पर यानी एक कोई हाउस होता है तो उसका पीठ क्या होता है, उसकी रूफ्स होती है, थैच्ड होता है। तो वही यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि देयर पीक्ड अर्थात उनकी छतें रूफ्स
वेयर थैच्ड, यानी उनकी ऊंचाई, जो छत की ऊंचाई थी वो छप्पर थी। ए बंडल ऑफ ग्रास, अब जो छत थी वो काय की थी, वो उसके बारे में राइटर बोल रहा है कि बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू। टाइड का मतलब बांध देना, टू बम्बू का मतलब बांस से, पोल्स का मतलब बम्बू पोल्स का मतलब बांस की बल्लियों से, स्ट्रेच्ड का मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक, स्ट्रेच्ड एकरास का मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलाया हुआ था। द रैफ्टर्स, ठीक है, रैफ्टर्स का मतलब भी यहाँ पे जो है वो बल्लियाँ होता है। तो घास का बंडल उन बांस की बल्लियों से बंधा हुआ था, उन बल्लियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलाया हुआ था। इसको फिर से देखते हैं। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइट, यानी घास के जो बंडल थे उनको बांधा गया था, टू बम्बू पोल्स, बांस की बल्लियों से घास के बंडल को बांधा गया था। स्ट्रेच्ड अक्रॉस, जो कि फैलाया हुआ था एक सिरे से दूसरे सिरे तक। द रैफ्टर्स, द रैफ्टर्स का मतलब बल्लियों से, अर्थात घास का बंडल उन बांस की बल्लियों से बंधा हुआ था और उन बल्लियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलाया हुआ था। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव, दैट डे का मतलब उन दिनों, द पम्पकिन वाइन्स का मतलब कद्दू की लताएं, पम्पकिन का मतलब कद्दू था, वाइन्स का मतलब लताएं, ये लड़ी। दैट ग्रीव, जो बढ़ी हुई थी, ओवर देम, ओवर देम का मतलब यहाँ पे जो देम है वो उन दीवारों की बात हो रही है, ये उन छतों की बात हो रही है। तो उन छतों पर उन दिनों कद्दू की लताएं फैली हुई थी। वियर इन ब्लूम, तो वियर का मतलब यहाँ पे वास का जो है ये प्लूरल है पास्ट टेंस का, तो ये हेल्पिंग वर्ब है वेयर, यानी थे, यानी बहुत सारी लताएं थी। वेयर इन ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है कि फूलों से लदा होना। तो दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम वेयर इन ब्लूम, तो उन दिनों जो कद्दू की लताएं थी वो उन पर फैली हुई थी और फूलों से लदी थी। ट्रेलिंग स्टिक्स, ट्रेलिंग का मतलब होता है लटकी हुई, स्टिक्स का मतलब धारियाँ, ऑफ येलो यानी पीले कलर की, ओवर ड्रैब वाल्स, ड्रैब का मतलब होता है भद्दी या गंदी, वाल्स का मतलब दीवारें। तो पीले रंग की लटकी हुई धारियाँ थीं उन गंदी दीवारों पर। इसको फिर से देख लें। ट्रेलिंग का मतलब होता है लटकी हुई थी, स्टिक्स का मतलब होता है धारियाँ, येलो का मतलब होता है पीला, ओवर ड्रैब वाल्स, ओवर ड्रैब वाल्स का मतलब होता है कि उन गंदी दीवारों पर। तो ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स का मतलब ये हुआ कि पीले रंग की लटकी हुई धारियाँ थीं उन गंदी दीवारों पर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये ए गर्ल विद ए बास्केट का फर्स्ट पार्ट है जो कि कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डाउनलोड होगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी व्यूवर्स हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और जो नए हैं चैनल पे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।